सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा अध्ययन का बिंदु होगा वो होगा कक्षा 11 की पुस्तक सुमित्रा नंदन पंत की रचना वे आंखें। ये वे आंखें जो कविता है सुमित्रा नंदन पंत की, ये एक प्रगतिवादी रचना है। और यहां पर अगर हम बात करें तो आपको प्रगतिशील या प्रगतिवादी रचना भी बोल सकते हैं इसको, प्रगतिवादी रचना या प्रगतिवादी रचना, ठीक है। यह एक प्रगतिवादी रचना या प्रगतिशील कविता है। मूलतः बात करें सुमित्रा नंदन पंत की, तो सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि है, परंतु छायावादी के अलावा इनको अगर दूसरे वाद का कवि कहा जाता है तो ये प्रगतिवाद के कवि भी माने जाते हैं, अर्थात प्रगतिवाद से संबंधित भी इनकी रचनाएं हैं। देखो प्रगतिवाद क्या है, प्रगतिवाद से संबंधित रचनाएं कौन सी होती है। प्रगतिवाद से संबंधित जो रचनाएं होती है वह होती है शोषक और शोषित वर्गों से संबंधित जो रचनाएं हैं वह इसमें बताई गई है। अब इस रचना की बात करें तो हमारी कक्षा 11 की जो पुस्तक है आरोह है, उसमें पार्ट 3 है, और पार्ट 3 जो काव्यखंड का है वह है सुमित्रा नंदन पंत का, और रचना का नाम है वे आंखें। अगर बात करें इस प्रकरण पर वे आंखें, तो ये कोई नायक नायिका की आंखों की बात यहां पर नहीं की जा रही है। ये किसी ऐसी आंखों की बात नहीं करी जा रही है जो एक प्रसन्नता की बात करते हो, नहीं। ये आंखें हैं किसान की, ये आंखें हैं एक मजदूर किसान की, ये एक आंखें हैं एक जो पूरी तरह से बह चुका है, अपने जीवन में मर चुका है, ऐसे किसान की है। मरने का मतलब यह नहीं है कि किसान का जीवन समाप्त हो गए, वह पूरी तरह से चारों तरफ से दब चुका है, ऐसे किसान की ये आंखें हैं। इन आंखों को कवि देखकर क्या सोचता है वह रचना यहां पर बताई गई है। मैं आपको बात बता दूं कि यहां पर कुछ बात हम पहले कर लेते हैं कि संसार में या इस समाज में दो वर्ग होते हैं, एक शोषक वर्ग होता है और एक शोषित वर्ग होता है। शोषण करने वाला शोषक कहलाता है और शोषण सहने वाला शोषित कहलाता है। उन शोषित वर्गों में से ही एक वर्ग है किसान का, और किसान पूरी तरह से दबा हुआ है किसके नीचे, अपने लगान देने में या जमींदारों के नीचे वह दबा हुआ है। इन किसानों, तो यहां पर किसान की जो विडंबना है, किसान की दुर्दशा का वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। इसके साथ साथ ही एक बात और यहां पर आई है कि किसान की दुर्दशा के साथ साथ ही कवि ने यहां पर नारी के ऊपर भी व्यंग्य किया है कि इस समाज में नारी को किस नजरों से देखा जाता है, नारी की विडंबना को किस तरह से यहां पर उजागर किया गया है, नारी के साथ क्या दोष होता है, नारी के साथ किस तरह का, कहने का मतलब भेदभाव किया जाता है, वो भी यहां पर वर्णन किया है। देखो एक किसान होता है, सबसे पहले किसान के साथ खिलवाड़ किया जाता है प्रकृति के द्वारा। प्रकृति किसान के साथ खिलवाड़ करती है किस तरह से, जब बारिश नहीं होती है तो किसान की जो फसल होती है वह फसल क्या होती है, पूरी तरह से मर चुकी होती है। किसान कर्ज में दब जाता है, और किसान कर्ज किसके पास लेने जाता है, साहूकार के पास, जमींदार के पास वह कर्ज लेने जाता है। परंतु जब इस वर्ष उसकी फसल अच्छी हुई नहीं है तो वह लगान कैसे चुकाएगा, लगान चुकाने के लिए वह जमींदार के पास वापस जाता है और जमींदार से ऋण लेता है, कर्ज लेता है। वह कर्ज लेकर उसका लगान चुकाते 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 वह मर जाता है, और इसी तरह से उस किसान की एक पीढ़ी मरती है, दूसरी पीढ़ी मरती है, तीसरी पीढ़ी मरती है, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी मरती जाती है, और किसान कभी भी उस ऋण से मुक्त नहीं हो पाता है। और ऐसी ही दशा का वर्णन यहां पर सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है कि एक किसान अपनी पत्नी को खो देता है, अपने बच्चों को खो देता है, अपने जवान बेटे को खो देता है, अपनी गाय को खो देता है, अपने बैल को खो देता है, यहां तक कि वह पूरे अपने जीवन में सिर्फ अकेला रहता है। एक रहती है उसकी पतोहू, पतोहू का मतलब होता है पुत्र वधू, और एक किसान जो पूरी तरह अंधकारमय जीवन में मर चुका होता है, अंधकारमय जीवन में रहता है। उसी की दुर्दशा का यहां पर वर्णन किया है सुमित्रा नंदन पंत में। तो देखो एक किसान बैठा हुआ है अपने हाथों को घुटने पर लगाकर और आसमान की तरफ निहारता हुआ, वह क्या देख रहा है, उस देखते हुए दृश्य को कवि जब देखता है तो वह अपनी कविता में अंकित करता है, और कविता में अंकित किस तरह से करता है वो देखते हैं।
देखो, प्रगतिशील वे आंखें, एक किसान की आंखों की बात करी गई है। इसी तरह से उस किसान के जीवन में भी ऐसा ही दृश्य आया है और उसकी दशा को देखकर कवि कह रहा है कि उसकी किस तरह से दशा हुई है, उसका वर्णन यहां पर किया गया है। अंधकार की गुहा सरीकी उन आंखों से डरता है मन। अंधकार की गुहा, गुहा का मतलब होता है गुफा, गुहा का मतलब क्या होता है? गुफा। और सरीकी का मतलब होता है समान। यहां पर उपमा अलंकार है, यहां पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अंधकार की गुहा सरीकी, उस कृषक की आंखों को देखकर, उस किसान की आंखों को देखकर कवि कह रहा है कि उसकी आंखें इस तरह से अंदर धस चुकी है कि वह एक अंधकार की गुफा के समान लग रही है। कैसी लग रही है? कहते हैं ना, कभी कभी जब बहुत सारा काम कर लिया जाता है या बोझ के तले दब जाते हैं, तब हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम क्या करते हैं, हमारी जो आंखें हैं वह पूरी तरह से अंधकार की गुफा में घुस जाती है, अर्थात अंदर धस जाती है। उसे कहते हैं किसान की आंखें। ठीक है, उन आंखों से डरता है मन, और उन आंखों को देखकर, अंधकार में गुफा के समान जो किसान की आंखें हैं उनको देखकर कवि का मन क्या करता है? डरता है, भयंकर रूप से वह डर जाता है। भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। जब कवि कृषक की जो आंखें हैं उनको देखता है, भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण का मतलब होता है भयंकर, भयंकर। किसान की आंखों में भयंकर दैन्य, दैन्य दुख, दीनता युक्त, दीनता युक्त दुख, अर्थात गरीबी से युक्त जो दुख होता है उसे बोला जाता है दुख, दैन्य दुख। नीरव, नीरव का मतलब होता है चुपचाप, बिना किसी वादन के। रोदन, रोदन का मतलब होता है रोना। पूरी चारों लाइन का अर्थ देखें। अंधकार में उस गुफा के दृश्य को या किसान की आंखों को देखकर कवि सोचता है कि जिस तरह से उसकी आंखों को देखता है, तो वह कहता है कि अंधकार की गुफा के समान उन आंखों को देखकर, उन किसान की आंखों को देखकर कवि की आंखों, कवि का मन क्या करता है? डरता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, और उन आंखों में भयंकर, दारुण, भयंकर, दीनता युक्त दुख भरा हुआ है, और वह अंदर ही अंदर रोता रहता है। आवाज नहीं आती है। जो व्यक्ति अंदर ही अंदर रोता है उसे क्या बोलते हैं? नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, वह अपने जीवन में हमेशा स्वाधीन था। वह जब तक उसके पास अपनी जमीन थी, अपनी खेती थी, अपना उपज करता था, अपना अनाज था, तब तक वह स्वाधीन था, अपने आप में वह राजा था। अभिमान भरा आंखों में इसका, और उस खेती को देखकर, उस खेत को देखकर, उस परिवार को देखकर, उस किसान में जो जीवन था उसको देखकर वह अपने आप में क्या करता था? अभिमान करता था, आंखों में अहंकार था। छोड़ उसे मझधार आज, परंतु उस जीवन को वह छोड़ चुका है। संसार कगार सदृश बह किसका? सदृश उपमा अलंकार है यहां पर भी। संसार कगार, कगार का मतलब होता है किनारा। यहां पर संसार को किनारे के समान बताया गया है। संसार को किसके समान बताया गया है? किनारे के समान बताया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि आज उस किसान की यह दशा हो गई है कि मझधार भी उसे आज छोड़कर चले गए। मझधार मतलब एक तालाब है, एक नदी है, बीच में से नाव गुजर रही है। जब कोई दशा आ जाती है तो जो मझधार होते हैं वह छोड़कर भाग जाते हैं। वही दशा आज किसकी हो रही है? किसान की हो रही है कि मझधार उसे किनारे तक नहीं छोड़कर बीच में ही छोड़कर चले गए हैं, और वह नाव है वह बहती हुई आगे जा रही है। कहने का मतलब क्या है? वह नाव किनारों की तरफ नहीं जा रही है, वह नाव विपत्ति की तरफ जा रही है। अर्थात किसान आज विपत्ति के संकट में आ गया है, और वह यह संसार उसको किनारा नहीं दे पा रहा है, अर्थात वह संसार उसको बीच मझधार में छोड़ चुका है। लहराते वे खेत द्रवों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे। लहराते वे खेत द्रवों में, आज किसान के जो खेत, किसान के द्रव्य का मतलब होता है आंखें। द्रव्य का मतलब क्या होता है? आंखें। जब किसान के पास खुद के मकान थी, खुद की जमीन थी, खुद के खेत थे, तब वह किसान क्या कह रहा है? लहराते हुए खेत द्रवों में, उसके आंखों में लहराते हुए खेत नजर आते थे। हुआ बेदखल अब वह जिनसे, परंतु आज जमींदार ने उसकी जो जमीन है, उसकी जो जितनी भी संपत्ति है, चाहे खेती हो, चाहे उसके बैल हो, चाहे गाय हो, सभी को क्या कर दिया है? उससे बेदखल कर दिया है, अर्थात सभी को नीलाम
कर दिया है, क्योंकि कृष्ण का वो किसान क्या है, कर्ज में डूबा हुआ है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली थी जिनके तन तन पर, हंसती थी उसके जीवन की और उसके जीवन में हंसी थी जब किसान के खेत में लहराती फसलें हरियाली युक्त जो फसलें हैं वह लहराती थी, तो किसान का जीवन बड़ा सुखमय था, हरियाली थी जिनके तन तन में। और जब वह उन तिनकों को देखता था, एक एक तिनकों को देखता था, तो उसका मन जीवन बड़ा प्रसन्न हो जाता था, आनंदमय हो जाता। परंतु आज वह खुशी उसके जीवन से बेदखल हो गई है, क्योंकि वह जमींदारों के शोषक वर्ग के अंडर में, अर्थात शोषक वर्ग ने उसे दबा लिया है, शोषित बना दिया है पूरी तरह से, और वह आज उन सभी खुशियों से बेदखल हो चुका है। आगे देखो, आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। देखो, उसकी खेती खत्म हो गई है, उसका जो खेत था वह भी जमींदारों ने ले लिया है, यहां तक कि अब उसके साथ क्या हो रहा है, आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा अत्यधिक प्रिय होना, आंखों का तारा अत्यधिक प्रिय होना, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है यहां पर। आंखों में ही घूमा करता, आज उसकी आंखों में क्या घूम रहा है, वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा शब्द यहां उसके लड़के के लिए प्रयोग में लिया गया है कि आज उसका लड़का भी उसके जीवन में नहीं रहा, उसके साथ क्या हुआ है, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुन है ये, कारकुनों की लाठी से, कारकुनों का मतलब होता है जमींदारों के लोग, जमींदारों के लोग, अर्थात जो लठेत होते हैं ना उनको बोला जाता है जमींदारों के लोग। तो कहने का मतलब यह है, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। और उस किसान के लड़के को ऋण नहीं चुकाने के कारण जमींदार के लोग, अर्थात जो लठेत पीछे खड़े रहते हैं, उन्होंने उस किसान के बेटे को लाठियों से मार मार कर या लाठियों से दे देकर उसको मार डाला। बिका दिया घर द्वार, और लड़के की मृत्यु के बाद भी किसान की क्या दशा हुई है, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी। यहां तक कि वह इतना शोषित हो चुका था, इतना दब चुका था कर्ज में कि बिका दिया घर का द्वार, कहने का मतलब घर द्वार, पूरा घर उसका बिक गया। महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी। महाजन एक विशेष अर्थ है यहां पर, बड़ियों के लिए, जमींदारों के लिए यह शब्द लिया गया है कि महाजनों ने उस किसान के लिए एक कोड़ी तक नहीं छोड़ी, उसके पास जो कुछ था वह सब क्या हो गया, बिक गया। रह रहे आंखों में चुभती वह कुरकुही बरघों की बेली जोड़ी, रह रहे, और जमीन जायदाद बिकने के बाद भी बरधों की जोड़ी, बरधों का मतलब होता है बेलों की जोड़ी, हीरा मोती वाली जोड़ी मान लो, प्रेमचंद के हीरा मोती का नाम सुना था आपने बेलों का, तो वही जोड़ी यहां पर ये मान लो कि एक किसान के लिए जो बेल होते हैं ना वह हीरा मोती के समान ही होते हैं। बरधों की जोड़ी अर्थात यहां पर उसकी आंखों में वह याद चुभती है कि दो बेल थे जो मेरे कहने पर खेत को जोता करते थे, उसमें अनाज उपजाया करते थे, आज घर के साथ साथ मेरे बेलों की जोड़ी भी क्या हो गई है, कुर्क। कुर्क का मतलब होता है नीलाम, कुर्क का मतलब क्या होता है, नीलाम। और उस जमींदार ने उसका घर और बेलों की जोड़ी भी क्या कर दी, नीलाम कर दी। ठीक है, आगे देखो, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी गाय का नाम है भाई, उजरी गाय, उजरी का मतलब सफेद भी होता है, उजली भी होता है, और उजरी एक गाय का नाम भी है। ठीक है, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी गाय, किसान सोच रहा है बेटा बेटा कि एक उजरी गाय थी जो मेरे सिवा कभी किसी से दूध नहीं दोने देती थी या दूध नहीं दुआती थी, पास दुआने आने देती, वह किसी दूसरे को पास नहीं आने देती थी। परंतु आज मेरी उजरी भी बिक गई है, इन महाजनों ने मेरे पास मेरी उजरी को भी नहीं छोड़ा है, मेरी गाय को भी नहीं छोड़ा है, मेरी गाय भी क्या हो गई है, आज बिक गई है। ऐ आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख के खेती, और आज मेरी आंखों में वह खेती नाच रही है। कहने का मतलब मेरे खेत लहराते थे तो मेरी आंखें बड़ी प्रसन्न हुआ करती थी, उजड़ गई जो सुख की खेती, परंतु वह जो सुख था उसकी खेती आज उजड़ चुकी है। आज मेरे आंखों में सिर्फ उनकी यादें रह गई है। आज मैं सिर्फ उस याद को
सोचता रहता हूं, मेरी आंखों में अब सिर्फ वह एक स्मृति के रूप में मेरे सामने आती है। और क्या हुआ है उस किसान के साथ? बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आती, आंखें आती भर। स्वर्ग का मतलब, यहां स्वर्ग का मतलब होता है स्वर्ग, मर गई कहने का मतलब। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी, घरनी का मतलब होता है गृहिणी, अर्थात उसकी पत्नी। किसकी पत्नी? किसान की पत्नी। किसान कह रहा है कि मेरी ये दशा हो चुकी है, या मेरी ये दशा हो गई थी, शोषित होते हुए, दबते हुए, लगान चुकाते चुकाते मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। और एक स्थिति ये हो गई थी कि बिना दवा दर्पण के धरनी, मेरे पास दवा के पैसे भी नहीं थे, और बिना दवा के कारण मेरी गृहिणी, मेरी पत्नी स्वर्ग चली गई, अर्थात वह भी मर गई। मेरे पास मेरी पत्नी को दिखाने के लिए दवा के पैसे नहीं थे, और वह भी क्या हो गई? स्वर्ग चली गई, आंखें आती भर। आज उस बात को मैं जब याद करता हूं तो मेरी आंखें भरे आती है। आज मेरी पत्नी की याद मुझे बार बार रुलाती है। देख रेख के बिना दूध मुही, और मेरी एक छोटी सी बच्ची थी जो अभी तो क्या है, दूध ही पिया करती थी, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और मेरी पत्नी जब मेरे को छोड़ के चली गई तो मेरी दूध पीने वाली बिटिया थी छोटी सी, वह भी मेरी पत्नी के मरने के तीसरे ही दिन, 2 दिन बाद, अर्थात पत्नी के तीसरे के दिन ही वह बेटी भी क्या हो गई? सदा के लिए चली गई। क्योंकि उसकी देखरेख करने के लिए, उसे दूध पिलाने के लिए किसान के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि किसान की गाय, किसान के बैल, किसान की पत्नी, किसान का घर, किसान के खेत, सब कुछ क्या हो गए थे? महाजन ने बेच दिए थे, सबको नीलाम कर दिया था। किस कारण? जब उसने उसकी लगान नहीं चुकाई। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी। मेरी घर में पतोहू, पतोहू का मतलब होता है पुत्र वधू। पतोहू का मतलब क्या होता है? पुत्र वधू। घर में एक पुत्र वधू रही है। मेरे बेटे को मार दिया था किसने? ये रहा, कारकुनों की लाठी से। कारकुनों की मतलब जमींदारों के जो लठेर थे, उनकी लाठी से मेरा पुत्र मर चुका था। परंतु अब कौन है? घर में विधवा रही पतोहू। अब सिर्फ मेरे घर में मैं जिंदा हूं, अर्थात किसान जिंदा है, और मेरी पुत्र वधू जिंदा है। वो घर के लिए क्या थी? लक्ष्मी थी। वह घर में लक्ष्मी के समान थी। परंतु यद्यपि पति घातिन, पति घातिन का मतलब होता है पति को मारने वाली, पति को मारने वाली। देखो यहां पर मैंने कहा था किसान की दुर्दशा के साथ आज की इस समाज में नारी के प्रति लोगों की क्या सोच है वह भी बात करी गई है। देखो यहां पर कहा जाता है कि अगर पत्नी की शादी होती है और शादी होते ही अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो आसपास के लोग ये कहने लग जाते हैं कि देखो ऐसी लक्ष्मी आई है घर में कि घर में कदम रखते ही 2-3 दिन बाद ही उसके पति को खा गई। ये कलंक किसको सहना पड़ा? इसके बेटे की जो बहू थी, पत्नी थी, उसको ये चीज सहनी पड़ी। कहने का मतलब यहाँ महिलाओं के प्रति क्या दृष्टि है समाज की, वह भी यहां पर दर्शाई गई है। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, वह घर में मेरे लक्ष्मी के समान थी, परंतु क्या हो गई? पति घातिन, पति को खाने वाली, मारने वाली हो गई। और बाद में उस पत्नी के साथ क्या हुआ? पकड़ मंगाया कोतवाल ने। जब उसका पति मर चुका है, किसान बूढ़ा हो चुका है, तो वह अकेली समझकर कोतवाल ने उसे अपने घर बुला लिया और अपनी इज्जत बचाने के लिए डूब कुएं में मरी एक दिन। और उस पत्नी ने, उस पतोहू ने भी, उस पुत्र वधू ने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूदकर मर गई। अब कौन रह गया? सिर्फ किसान रह गया। खैर अब किसान फिर से सोच रहा है, खैर पैर की जूती जोरू, जोरू का मतलब होता है पत्नी। देखो आज के समाज की जो सोच है उसके बारे में भी यहां पर व्यंग्य किया गया है। खैर पैर की जूती जोरू, खैर पत्नी तो पैर की जूती के समान होती है, फट गई तो दूसरी खरीद लो, न सही एक दूसरी आती। मेरा अगर बेटा जिंदा होता और ये मर भी जाती तो मेरे बेटे के लिए मैं दूसरी पुत्र वधू लिया था या दूसरी पत्नी लिया था। ये सोच है इस समय समाज की। ठीक है, जब शोषक और शोषित प्रथा चला करती थी, जमींदारों की जो प्रथा चला करती थी, साहूकारों की जो लालों की प्रथा चला करती थी, उसके बारे में यहां पर व्यंग्य किया गया है। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। परंतु जब मुझे मेरे जवान बेटे की याद, सुध का मतलब होता है याद, आती है तो मेरे सीने पर सांप लौटते हैं और
फटती छाती, अर्थात फटती छाती का मतलब भयंकर दर्द होता है, सांप लेटते हैं, पूरा शरीर खत्म हो चुका है, अब मेरे पुत्र के नहीं होने पर अब मैं सोचकर भी क्या करूं। कहने का मतलब यहां पर देखो कि एक पत्नी को क्या बताया गया है, एक पत्नी को पैर की जूती के समान समझा गया है। किसके समान समझा गया है, पैर की जूती के समान यहां पर समझा गया है, ठीक है। खेर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, कोई बात नहीं, अगर ये मर भी जाती तो पैर की जूती में जिस तरह से जूती फट जाने के बाद दूसरी पहन लेते हैं, उसी तरह मेरे अपने पुत्र के लिए भी मैं दूसरी पत्नी ले आता, पर उसकी जब याद आती है तो सांप लौटते हैं, भयंकर दर्द होता है, ठीक है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक हिलाती। जब पिछली बातों को, जब मेरे पास खेत था, मेरे पास पशु थे, मेरे पास मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, सब कुछ थे, उस चीज को जब मैं याद किया करता हूं तो आज क्षण भर एक चमक है लाती, तो मेरी आंखों में चमक आ जाती है। एक समय था जब खेत में मेरी पत्नी मेरे लिए खाना लेकर आती थी और मैं एक साथ वहां बैठकर मेरे पति, मेरी पत्नी, मैं और मेरे बच्चे साथ बैठकर खाना खाया करते थे, पसले लहराया करती थी, तब वह आनंद ही अलग था। परंतु आज कुछ भी नहीं है। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती, और तुरंत वही चीजें मुझे याद आती है और आज वह तीखी नोक के समान मुझे क्या करती है, घायल करती है। कहने का मतलब यह है कि परंतु तुरंत ही उसकी आंखों में आई चमक बुझ जाती है, उसकी वे आंखें शून्य में टकटकी लगाए देखती रह जाती है, अपना वह जीवन उसे स्वप्न सा प्रतीत होने लगता है, अर्थात उसकी आंखों में शून्यता छा जाती है, उसकी जो स्मृति पटल पर जो सारी चीजें थी वह एकदम नष्ट हो जाती है। तो कवि ने यहां पर एक किसान के जीवन से संबंधित हमारे को वर्णन किया है कि जब किसान लगान नहीं चुका पाता है तो उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, वह लगान चुकाने में। और ये जो शोषक और शोषित जमींदारों की जो प्रथा है, इसके अंतर्गत किसान पूरा अपना जीवन खपा देता है और अंत तो गत्वा उसे अपना जीवन नष्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी उसका जीवन न सुधर पाता है बल्कि दबता ही रहता है। दूसरी चीज, किसान पर व्यंग्य करने के साथ साथ यहाँ पर उस समाज में नारी के प्रति समाज की क्या सोच थी उसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो वे आंखें एक प्रगतिवादी रचना है, और ये प्रगतिवादी सुमित्रा नंदन पंत की जो आंखें हैं वह कौन सी आंखें हैं, किसान की आंखें हैं, दरिद्रता की आंखें हैं, एक कृषक की आंखें हैं जो पूरी तरह से टूट चुकी है, वह बिल्कुल निराश होकर बैठा हुआ है, उस आंखों में देखने की हिम्मत सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। और उस दशा का वर्णन ही यहां पर सुमित्रा नंदन पंत ने किया है। यहां से लेकर यहां तक का अर्थ आप सभी के समझ में आ गया होगा। एक बार अवश्य आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये अर्थ अच्छे से समझ में आ सके और स्थायी रूप से आपके दिमाग में बैठ जाए। इसी तरह का वीडियो अन्य किसी रचनाकार का लेकर फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।